और ये जो साइंटिफिक अप्रोच है इसकी 4 स्टेप हैं। वो 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल ये अप्रोच होती है और वो यही है। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है थ्योरी, और चौथा है साइंटिफिक लॉ। तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च है हमारी, यह जो अप्रोच है ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। तो ये मुशाहिदा जो है ये मुख्तलिफ़ तरीके से होते थे। जो इंसान की 5 सेंस हैं, 5 सेंसेस, उसको इस्तेमाल में लेते हुए वो किसी भी कुदरती जो फिनोमेनन है उसको वो ऑब्ज़र्व करता है। अच्छा, ऑब्ज़र्व जो करता है उस हर इंसान, हर साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन की जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कि कोई किसी एंगल से देख रहा होता है चीज़ों को, जबकि दूसरा आदमी किसी और एंगल से देख रहा होता है। तो जो भी कुदरती कोई फिनोमेनन है उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको ज़रा बारीक बीनी से बहुत ही मुशाहिदा करना और उसको फिर बाकायदा रिकॉर्ड में रखना, ये कहलाता है ऑब्ज़र्वेशन। और ये साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट डिफ़र करता है। गोया कि हर साइंटिस्ट की जो अप्रोच है देखने की, ऑब्ज़र्व करने की किसी भी चीज़ को, वो मुख्तलिफ हो सकती है। इसके बाद है हाइपोथेसिस। जो भी ऑब्ज़र्व किया गया होता है तो उससे मुताल्लिक मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए, अमल में होने की जो सूरतें हैं उसको स्टडी करने के लिए उससे मुताल्लिका मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। जो है अपनी ये हाइपोथेसिस को शेयर करता है दीगर साइंटिस्ट के साथ, और वो भी मतलब परखते हैं उसको, वो भी यानी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अगर जब कई यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्च जो है और हाइपोथेसिस है वो सेम निकलती है या वो उन सब का एक ही रिज़ल्ट आ रहा होता है, तो एक यानी कि बड़े पैमाने पे उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। गोया कि थ्योरी जो है वो एक लार्जली एक्सेप्टेबल एक आइडिया है जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के होने के बाद से यानी गुज़रने के बाद वो एक ही रिज़ल्ट चूँकि आ रहा होता है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज ए थ्योरी। तो थ्योरी इस तरह से आपने देखा कि पहले चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई किसी भी नेचुरल फिनोमेनन, लिहाजा कोई भी नेचुरल फिनोमेनन है उसको ऑब्ज़र्व करना, उसकी बेस पे फिर हाइपोथेसिस कायम करना और फिर बहुत सारी हाइपोथेसिस का सेम निकलना, उसका रिज़ल्ट सेम देना, जो एक थ्योरी की शक्ल में आ जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मरहला वो है साइंटिफिक लॉ का है। जब मुस्तकिल तौर पे और मुतवाज़िर तौर पे एक ही रिज़ल्ट आ रहा होता है और ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल प्रूव हो जाती है बार बार अगेन एंड अगेन, मतलब उसको चेक करने के बाद, तो गोया कि फिर एक साइंटिफिक लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ज़रूरी नहीं, इसमें एक अहम बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि हर हाइपोथेसिस और थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट हो। बात ऐसी होती है कि मतलब वो थ्योरी से आगे बात नहीं बढ़ पाती और वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डेफिनेटली साइंटिफिक लॉ में वो कन्वर्ट भी हो जाए। अच्छा, बाद ऐसे लॉ भी हैं हमारे पास जो कि मसलन एवोगाड्रोस लॉ है, वो मैथमेटिकली तो प्रूव हो रहा होता है लेकिन उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते। उसमें तादाद जो लिखी हुई है मालिक्यूल्स की तादाद और एटम की तादाद एक मोल में, तो वो ज़ाहिर बात है गिने नहीं जा सकते वो।
तो वो मैथमेटिकली तो प्रूव हो रहे होते हैं, तो वो भी जो लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, तो वो उन लॉज में शामिल है जो कि थ्योरी और हाइपोथेसिस के बहुत बारा यानी कि टेस्ट करने के बाद वजूद में नहीं आया, बल्कि वो एक्सेप्टेबल एक तरह का लॉ है और उसको हम एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। तो आपने देखा कि द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री में हमने एक बाकायदा सिस्टम को फॉलो किया और तमाम रिसर्च वर्क जो है वो एक सिस्टम के तहत अपनाया गया और इख्तियार किया गया, और कुछ चीज़ें जो भी हमने एक्सेप्ट की तो उसकी कोई लॉजिक थी, और जो रिजेक्ट की तो उसकी भी कोई लॉजिक थी। लिहाजा इस तरह से केमिस्ट्री का इल्म जो है वो आगे बढ़ता रहा है इस मॉडर्न दौर में, और मज़ीद वो आगे से आगे बढ़ रहा है। वन है वो पूरा होता है, और हमने देखा कि हमने इसमें केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के साथ में जो चीज़ें आ सकती हैं, डेफिनेशन है और इसकी जो हिस्ट्री है केमिस्ट्री की वो, और सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है केमिस्ट्री का, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें जो स्टडी है और रिसर्च वर्क है वो उसके किस तरह से वो अमल में आती है। तो हमने इन तरह 5 टॉपिक्स को कवर किया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर।